अब तक हमने देखा मीसेंग और डैन एक चैटबॉट से बात कर रहे होते हैं और यहाँ डैन उस चैटबॉट की मदद से अपने दुश्मनों को ढूंढ लेता है, जिस वजह से कुन और उसकी टीम वो टेस्ट को जीत जाते हैं। पर कुन डैन पर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, जिस वजह से डैन अपने मोबाइल फोन को कुन को ही दे जाता है। तब यहाँ वियोल और उसकी टीम भी अपने टेस्ट को क्लियर कर लेती है और हॉर्न उन लोगों को आराम करने के लिए कहता है, पर जा उन्हें 30th फ्लोर तक मेहनत करने के लिए कहता है, जिसके लिए सभी लोग मान जाते हैं। तब यहाँ कुन भी उस चैटबॉट से बाम के जिंदा होने के बारे में पूछता है और उसे बाम के जिंदा होने के बारे में सुनकर बहुत शौक लगता है। और अब आगे तब यहाँ कुन बाम के जिंदा होने की न्यूज सुनकर हैरान हो जाता है और एमिली से उसकी लोकेशन के बारे में पूछने लगता है, पर एमिली उसे कुछ नहीं बताती। तब कुन कहता है, आखिरकार ऐसा बेकार सा प्रैंक कौन कर सकता है? शिप और बाकी सभी लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे अलावा कोई और भी है जो कि बाम के बारे में जानता है? पर आखिरकार कौन? क्या बाम सच में जिंदा है? तब एप्पल कुन को बुलाने लगती है। तब कुन कहता है, मैं अभी यही सोच रहा था कि तुमसे कब से बात नहीं हुई। तुमने मुझसे डेविल ऑफ द राइट आर्म के बारे में पूछा था ना? तुमने सही कहा, मैं उसके बारे में जानना चाहता था क्योंकि उसने हात्सू को हराया था। तो वो मुझे मिल गया है। किसी ने बॉक्स पर एक फोटो अपलोड की थी जिसके बैकग्राउंड में वो दिखाई दे रहा था। वो इस टाइम 20th फ्लोर पर है। तो आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो? हमारे पास अभी भी वर्कशॉप बैटल के लिए काफी टाइम बचा है। हमारे पास उसे पकड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। तब यहाँ मिसेंग भी वही फोटो देख रही होती है। तब कांग उस फोटो को देखकर कहता है, ये तो कासानो है। तब जा कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? ये कासानो है जिसे डेविल की राइट आर्म भी कहा जाता है। तब यहाँ रूम में वापस आकर कांग कहता है, जब हम बच्चे थे तब कासानो और मुझे मिडल एरिया में छोड़ दिया गया था और उसके बाद हमें सेमी सिक्योरिटी में बड़ा किया गया। तब गोसेंग कहती है, कुछ ही फैमिली के रैंकर्स को मिडिल एरिया में किसी बच्चे को जन्म देने की परमिशन होती है। तब हॉर्न कहता है, और इसलिए बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर छोड़ दिया जाता है और अफवाह तो ये भी है कि बहुत सारे बच्चे या तो मर जाते हैं या फिर उन्हें बेच दिया जाता है। तब कांग कहता है, कासानो और मुझे वर्कशॉप के टेस्ट सब्जेक्ट्स के लिए बेच दिया गया। तब जा कहता है, क्या वो लोग लिविंग ह्यूमंस को टेस्ट सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं? तब कांग कहता है, तुमने सही कहा, वर्कशॉप वेपन्स को बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी भी कोई भी ये नहीं कह सकता कि वर्कशॉप एक सिंगल वेपन को बनाने के लिए कितने लोगों की जानों को सैक्रिफाइस करता है। मैं भी उन्हीं जिंदगियों में से एक था और बहुत टाइम तक मुझे टेस्ट पर्पस के लिए बड़ा किया गया। मुझे तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि आखिरकार मैं जिंदा भी हूँ या फिर मर चुका हूँ। मैं बस ये चाहता था कि ये जिंदगी यहीं खत्म हो जाए। पर तभी पहली बार मैं उस जगह से बाहर आया और सबसे पहले कासानो से मिला। कासानो मुझसे छोटा था पर उसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस था। उसके कंपैरिजन में मैं कुछ भी नहीं था, पर उसने मुझे एनकरेज किया जिसकी वजह से हम लोग रियल ब्रदर्स बन गए। और तब वहाँ सोफिया नाम की एक टीचर थी जो कि वर्कशॉप में रिसर्च असिस्टेंट का काम करती थी और हमारी लैंग्वेज की एजुकेशन का जिम्मा भी उसी पर था। वो हमें टेस्ट सब्जेक्ट्स ना समझकर एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करती थी। उसी ने हमें हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया था। हमें वर्कशॉप में नंबर 99 और नंबर 21 नाम से जाना जाता था, पर तब उसने हमें नाम दिया। उसने मेरा नाम बेनियामिनो एल्मार रखा और मेरे भाई का नाम बेनियामिनो कासानो रखा। हमें ये इतना पसंद आया कि हम पूरी रात एक दूसरे को उसी नाम से बुलाते रहे, पर फिर भी हमें इससे संतुष्टि नहीं मिली। सोफिया हमारा पहला प्यार था और उसके बाद हमें एक्सपेरिमेंट की सच्चाई पता चली, जहाँ हमें एक ट्यूब में बंद कर दिया गया और तब हमसे मिलने मैडॉक्स आया जो कि वर्कशॉप की रिसर्च का हेड था। उसने हमें बताया कि हमें 1 लाख लोगों में से चुना गया है ताकि हमें लिविंग इग्निशन वेपन्स बनाया जा सके। इग्निशन वेपन्स वो वेपन्स होते हैं जिसमें शिंसु एक सोल की तरह काम करती है और वो वेपन्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तब मैडॉक्स ने कहा कि उन सभी को ये आइडिया आया कि क्यों ना उन वेपन्स को ह्यूमंस के साथ जोड़ दिया जाए। तो इसलिए हम दोनों में इस चीज का आधा आधा डेविल डाल दिया गया और हमें टावर के फर्स्ट लिविंग इग्निशन बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उसका दर्द बहुत ज्यादा था जिस वजह से हम लोग बार बार बेहोश हो रहे थे और जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरी बॉडी का आधा हिस्सा डेविल्स की पावर में बदल गया है। हम दोनों की लेफ्ट और राइट आर्म को डेविल साइड से बदल दिया गया। कासानो और मुझे बहुत सारी ताकत और पागलपंती मिली जिस वजह से हमारी बॉडीज और माइंड दोनों चेंज हो गए। उस दिन के बाद हमने कभी भी मिस सोफिया को नहीं देखा और ना ही हमें पता चला कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमें अपनी बॉडी के साथ अब क्या करना है। और तब मुझे फिर से आसमान
आसमान दिखाई दिया और तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। मैंने उस दिन पहली बार टावर की छत को देखा और उसके ऊपर से स्नो मेरे ऊपर गिर रही थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे इस दुनिया में इतनी ब्यूटीफुल चीज देखने को मिलेगी, तो इसलिए पहली बार मुझे जिंदगी में लगा कि मुझे जीना चाहिए। और उसके बाद मैं टावर के मास्टर से मिला, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तब मैं टावर के अंदर था और एक रेगुलर बन चुका था। इस पावर की मदद से ही मैं टावर पर चढ़ता गया और बाद में लोग मुझे डेविल ऑफ राइट आर्म बुलाने लगे। पर कुछ टाइम बाद मुझे गिल्टी फील होने लगा, क्योंकि मैं उस पावर को यूज करके आगे बढ़ रहा था जो कि दूसरों के सैक्रिफाइस से मिली है, जिस वजह से मैं 20th फ्लोर पर ही रुक गया। कुछ टाइम बाद मुझे एक अफवाह सुनाई थी कि मेरे जैसे दिखने वाला कोई पर्सन 20th फ्लोर पर अपीयर हुआ है, और चाहे लोग उसे द डेविल ऑफ राइट आर्म कहते थे, पर फिर भी वो अपनी लेफ्ट आर्म यूज करता था। और तब मुझे एहसास हो गया कि कसानो भी टावर में आ गया है और वो मुझे ढूंढ रहा है, तो इसलिए अब मुझे उससे मिलने जाना होगा। ताजा कहता है, चलो फिर हम सभी लोग उससे मिलने चलते हैं। तब कांग उसे देखने लगता है, क्या मैंने कुछ अजीब कहा है? तब हॉर्न कहता है, तुमने कुछ अजीब नहीं कहा है। तब गोसेंग कहती है, हम सभी लोग 20th फ्लोर पर इकट्ठे आए हैं, तो इसलिए जो भी करेंगे वो इकट्ठे करेंगे। तब प्रिंस कहता है, आखिरकार हम उससे मिलने कब जा रहे हैं? तब मीसेंग कल कहती है। तब सभी लोग इस बात पे एग्री कर जाते हैं। तब थोड़ी देर बाद मीसेंग और प्रिंस गेम खेल रहे होते हैं और जा कहता है, मैंने कभी भी कांग को इतना ज्यादा बोलते हुए नहीं देखा। तब हॉन्ग कहता है, लगता है वो कैसेनो से बहुत बेसब्री से मिलना चाहता है। तब गोसेंग कहती है, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि उन दोनों ने उस एनवायरनमेंट में एक दूसरे का साथ दिया है। तब यहाँ वियोल को भी रेचल याद आने लगती है और जीवा सबके लिए खाना बना कर ले आती है, जिसे देखकर सबका मूड खराब हो जाता है। और हम देखते हैं प्रिंस और मिसेंग सोने का नाटक करना स्टार्ट कर देते हैं। तब जीवा बाकी सबको खाना खाने के लिए कहती है और वियोल वहाँ से जाने लगता है। तब जा उसे रोक कर कहता है, हम सभी लोग हर एक चैलेंज को एक साथ पूरा करेंगे, और उसे राइस बॉल खाने के लिए देता है। तभी वियोल उस राइस बॉल को खा लेता है। तब हम देखते हैं बाकी सभी लोग भी उस राइस बॉल को खा लेते हैं और वियोल मुस्कुराने लगता है। तब ये देखकर जा हैरान हो जाता है। तब हॉर्न कहता है, आखिर का क्या हुआ? तब वियोल वहाँ से चला जाता है। तब जा कहता है, मुझे सच में ऐसा लगा जैसे कि वियोल हंसा हो। तब यहाँ वियोल बाहर कांग से मिलने चला जाता है और कहता है, बहुत देर हो चुकी है, अब तो तुम्हें सोने चले जाना चाहिए, पर लगता है तुम यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे थे। और जब ये हो चुका है तो अब इसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है। जब मैं तुमसे पहली बार लड़ा था तब मैंने एक मॉन्स्टर देखा था और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ आया, और जब मैंने उस मॉन्स्टर को जयगैना के अंदर दोबारा से देखा तब मुझे पूरी तरह से कंफर्म हो गया। तो अब सच सच बताओ, तुम मेरी तरह ही लिविंग इग्निशन वेपन हो ना? वियोल, आखिरकार तुम्हारे पास वो क्यों है? क्या फक भी इसमें इन्वॉल्व है? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। तो अगर ऐसी बात है तो उस पावर को अभी यहीं पर यूज करो। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। मेरे पास इस टाइम नहीं है, तो इसलिए अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो वियोल, अपनी पावर को यूज करो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब कांग अपनी पावर को एक्टिवेट करके वियोल पर हमला कर देता है और कहता है, अगर तुम सच में मेरी तरह हो और अगर फग सच में उस एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड है तो मुझे उन बच्चों के लिए ये सच्चाई जाननी होगी जिन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के लिए सैक्रिफाइस किया है। तभी कांग पूरी ताकत से वियोल पर हमला कर देता है और वो अपने हमले को वियोल के पास आकर रोक देता है और कहता है, प्लीज मुझे बताओ वियोल, उसके बाद किसी के भी बचने के चांसेस नहीं थे, तो आखिरकार वो क्या है जो तुम्हारे पास है? आखिरकार फग का उन एक्सपेरिमेंट्स के साथ क्या लेना देना है? मुझे जवाब दो वियोल। मुझे सच में नहीं पता है, पर मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। 7 साल पहले जब मैंने फग को ज्वाइन किया था तब मुझे एक आदमी ने कहा था कि वो मुझे सिखाएगा कि कैसे मैं गॉड बन सकता हूँ। उसने मुझे कहा कि वो मुझे वो पावर देगा जिससे कि मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ और दुनिया को बदल सकता हूँ, या फिर मुझे वो पावर देगा जिससे कि मैं सब कुछ छोड़कर अपने रास्ते पर चल सकता हूँ। उसने कहा कि वो मुझे उस पावर का छोटा सा पार्ट देगा, पर एक दिन वो पावर मेरी डेस्टिनी को ढूंढने में मेरी मदद करेगी। और तब मुझे एक लाइट दिखाई दी, जिसके बाद मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ और मैं बेहोश हो गया। पर जब मैं उठा तब मुझे एहसास हो गया था कि वो मेरे अंदर है। पर मुझे इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता है कि जो एक्सपेरिमेंट तुम्हारे ऊपर हुआ है वो इस चीज से कैसे कनेक्टेड है। मैं बस इतना जानता हूँ
कि फग ने उस रेड लाइट को टेस्टिंग फ्लोर पर छुपा कर रखा हुआ है और वहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी है। जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तब मुझे लगा कि ये कहानी मुझसे काफी ज्यादा मेल खाती है, पर तुम्हारी तरह मैंने इस तकदीर या पावर को नहीं चुना है। जो मुझे चाहिए वो पहले से ही मेरे हाथों में है। मुझे माफ कर देना, पर मुझे पहले से ही पता था कि तुम किसी को सैक्रिफाइस करके इस पावर को हासिल नहीं करोगे, और मैं इस जगह को छोड़ने से पहले इस बात को क्लियर करना चाहता था। भूल जाना कि हमारे बीच में कोई ऐसी कन्वर्सेशन हुई भी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वो चीज मिले जो तुम चाहते हो और तुम खुश हो जाओ। कांग, क्या तुम सच में जा रहे हो? मुझे पता है कि वो कहाँ है, तो इसलिए मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। ये तो एक ट्रैप भी हो सकता है। इस वजह से तो मैं तुम लोगों को इसमें नहीं लेकर जा रहा हूँ, और तुम्हें भी शायद ये बात समझ में आ रही है। मैं जब से टावर में आया हूँ तब से मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, पर वो सभी लोग उन वर्कशॉप रिसर्चर्स की तरह थे। वो बस मेरी पावर को चाहते थे और मुझसे डरते थे, जिस वजह से वो मुझे मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते थे। और तुम लोग बहुत ज्यादा अलग हो। अगर मैं सच कहूँ तो तुम लोग मेरी फैमिली हो। और वहाँ से चला जाता है और तब वियोल भी अंदर चला जाता है। तब गोसेंग कहती है, मुझे लगा कि तुम बाहर कैंग के साथ हो। वो कुछ और टाइम के लिए बाहर रहेगा। तजा कहता है, अब मुझे कोई ये बताओ कि मैं कल के लिए क्या पहनूंगा। तब प्रिंस कहता है, तुम लॉर्ड डेविल के फ्रेंड के साथ मिलने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो। तजा कहता है, अगर वो कैंग का फ्रेंड है तो वो हमारा भी फ्रेंड है। तब वियोल सोने चले जाता है। तब यहाँ कांग अपने भाई को याद करके कहता है, मेरा इंतजार करो कसानो, मैं आ रहा हूँ। तब यहाँ ज्ञातान कहता है, चलो चलते हैं। तब कौन कहता है, आखिरकार चल क्या रहा है। तब माइकल कहता है, इसे बर्ड फ्लू हो गया है। तब नोविक कहता है, तुम हमारे साथ नहीं जाओगे। तब माइकल कहता है, तो क्या मैं इसका ध्यान रखने के लिए यहाँ रुक सकता हूँ, क्योंकि अगर इसकी देखभाल नहीं की गई तो ये मर भी सकता है। तब डैन कहता है, तो क्या मैं तुम लोगों के साथ चल सकता हूँ। तब कौन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें रेचल पर नजर रखनी है। तब रैन वहाँ से जाने लगता है। तब नोविक कहता है, अब तुम कहाँ चल दिए। तब रैन कहता है, मैं अकेले ही उस डेविल ऑफ द राइट आर्म से निपट सकता हूँ। वो डेविल ऑफ द राइट आर्म मेरा है, तो उसे टच भी मत करना। तब वो लोग इसी चीज पर बहस करने लगते हैं। तब नोविक कहता है, तो चलो फिर देखते हैं कि उस डेविल को पहले कौन हराएगा। तब एप्पल कहती है, तो बताओ लीडर कुन, हमें क्या करना चाहिए। तब कौन कहता है, कोई बात नहीं, हम तीनों जाएंगे। और अब एक डेविल को हंट करने का वक्त हो चुका है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।